नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ राजस्थान की इस धरती की एक अधूरी प्रेम कथा। राजस्थान की धरती सरसता, मधुरता, वीरता, बलिदान और प्रेम रस से ओतप्रोत है। राजस्थान की प्रेम गाथाओं में संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रेम गाथाओं का स्थान है और ये प्रेम गाथाएँ न केवल राजस्थान की झोंपड़ियों में मौजूद है, बल्कि झोंपड़ियों से निकलकर ये संसार के राजमहलों तक पहुंची है। तो ऐसी ही एक प्रेम गाथा मैं आपके पास लेकर आया हूं और वो कहानी है महेंद्र और मूमल की अमर प्रेम कहानी। देखिए, महेंद्र अमरकोट के राजा, अमरकोट पाकिस्तान, वहाँ के राजा बिसलदेव सोडा का पुत्र है और मूमल लोदरवा मांड जैसलमेर की राजकुमारी है। एक बार की बात है, महेंद्र और उसका बहनोई हमीर जडेजा, जो कि गुजरात के थे, दोनों ही शिकार को निकलते हैं। महेंद्र और हमीर शिकार करते हुए काफ़ी दूर तक चले जाते हैं और वे लोदरवा तक जा पहुंचते हैं और वो शिकार के लिए एक हिरण का पीछा कर रहे होते हैं। आगे जो हिरण है वो लोदरवा में एक नदी में प्रवेश कर जाता है। जब हिरण नदी में प्रवेश कर जाता है तो दोनों उसके शिकार का मानस त्याग देते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, उस नदी के पार, लोदरवा की वो नदी काक नदी थी, काक नदी के पार उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई देता है जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल लगे थे और उसकी खुशबू यहाँ तक पहुँच रही थी। उन्होंने सोचा क्यों न नदी पार करके उस बगीचे में जाया जाए, क्योंकि दोनों थक चुके थे और दोनों को विश्राम की भी आवश्यकता थी। और उस बाग बगीचे के अंदर उनको एक 2 मंजिली मेड़ी या महल भी दिखाई दे रहा था। उनके दिमाग में ये बात भी थी, ये सुनसान इलाके में ये मेड़ी या महल किसने बनाया, आखिर यहाँ कौन रह रहा होगा, ये भी बात उनके जहन में आ रही थी। दोनों ने नदी पार करके उस बगीचे में जाने का निश्चय किया और हमीर और महेंद्र दोनों नदी में से घुटने घुटने तक पानी के अंदर वो पार करते बाग में जा बैठे। घोड़े से उतरे, पसीना सुखाने लगे, हाथ मुँह धोए, आपस में बातचीत करने लगे। यानी कितनी सुंदर मेड़ी है, 2 मंजिली मेड़ी है, ये कितना सुंदर बाग है, यहाँ कौन हो सकता है, किस राजा की होगी, हो सकता है शायद कोई शिकार खेलने आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न उसके दिमागों में आ रहे थे। उधर उस मेड़ी की मालकिन मूमल, जो कि एक अद्वितीय सुंदरी थी, उसने अपनी मेड़ी के झरोकों में से उन दोनों जवानों को देख लिया। दोनों एक से बढ़कर एक थे, खूबसूरत, दोनों ही एक से बढ़कर एक। गर्दन पर लंबे लंबे लटके हुए काले बाल, बाहों तक तनी हुई उनकी मूछें, चौड़ी छाती, मांसल भुजाएं, ऐसे खूबसूरत लग रहे थे। मूमल ने अपनी दासी को भेजकर कहा, नीचे जाओ और नौकरों से कह दो कि इनके घोड़े पकड़े, शायद ये पुल से आ गए होंगे और उनके रहने का, इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। मूमल के नौकरों ने ऐसा ही किया, उनको ठहराया, उनको भोजन वगैरह करवाया। उनकी खूब आव भगत की। उन्होंने पूछा, ये कौन है, ये किसका महल है, किसकी मेड़ी है। उन लोगों ने बताया कि मूमल की मेड़ी है। क्या आपने मूमल के बारे में नहीं सुना, जो एक अद्वितीय राजकुमारी है, हुस्न की मलिका है, पूरे जग के अंदर, इस माड़ क्षेत्र के अंदर उसकी खूबसूरती की तुति बोलती है, बहुत प्रसिद्ध खूबसूरती है उसकी। इस प्रकार की उसकी खूबसूरती की बातें उनको बताई गई। जब वो खा चुके थे, आराम कर चुके थे, तो मूमल ने अपनी एक दासी को भेजा और कहा, उनमें से किसी एक को बुला कर लाओ। दासी जाती हैं और महेंद्र और हमीर से कहती है, किसी एक को राजकुमारी ने बुलाया है। चूँकि हमीर बड़ा था, इसलिए महेंद्र ने हमीर को पहले जाने के लिए कहा, हमीर है वो अंदर चले। दासी कुछ दूर उनके साथ गई और फिर एक चौक पर आते ही वो रुक गई और बोले, आगे आप जाइए। वो वापस चली गई। जब चौक से आगे बढ़े हमीर, तो उनको सामने एक शेर और एक अजगर दिखाई दिया। वो शेर और अजगर को देखते ही चौंक गए और उनको ऐसा लगा कि यहाँ कोई डायन रहती है जो इन जानवरों के द्वारा पुरुषों का शिकार करके खा जाती है। ये डर उनके मन में बैठ गया और इस डर के कारण वहाँ से उल्टे पाँव वापस लौट गए। इसके बाद महेंद्र की बारी आई। महेंद्र ने अपना भाला संभाला और दासी के साथ हो लिया। दासी के साथ वो अंदर गए तो चौक के पास जाकर दासी चली गई। उसने कहा कि आप आगे चलिए। महेंद्र आगे बढ़ा तो उसे वही शेर और अजगर दिखाई दिया। महेंद्र ने तुरंत अपना भाला संभाला और शेर पर तुरंत प्रहार कर दिया। जो ही भाला शेर पर लगा, शेर 2 टुकड़ों में बिखर गया और उसके अंदर भरा हुआ भूसा भरा पड़ा। महेंद्र को समझ में आ गया, ये कोई असली शेर नहीं है, बल्कि इन दोनों को खाल के अंदर भूसा भर के बिठा रखा है, दोनों ही नकली हैं। इसलिए दूसरे अपने तलवार की वार से उसने अजगर को भी धराशायी कर दिया और उसके अंदर भरा हुआ भूसा भी बाहर
आ पड़ा। इस प्रकार उसने ये समझ लिया कि जो राजकुमारी है मूमल है वो परीक्षा लेना चाह रही है। जो ही वो आगे बढ़ा उसे पानी दिखाई दिया। उसे लगा पानी बहुत गहरा है, इसे तैर कर पार करूं या कैसे पार करूं। उसने सोचा पानी की गहराई जांचने के लिए पहले इसमें भाला डाल देता हूं। जो ही उसने भाला डालने का प्रयास किया तो खट की आवाज़ आई। महेंद्र तुरंत समझ गया कि यहाँ पानी नहीं है बल्कि तो कांच का बना हुआ फर्श है। वो उस कांच के बने फर्श के ऊपर से खट करता हुआ चला गया और सामने सीढ़ियाँ चढ़ गया। जब सीढ़ियाँ चढ़ा तो सीधा मूमल की मेड़ी में जा पहुँचा और आगे मूमल खड़ी थी। उसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया, उसकी धड़कनें तेज़ हो गई क्योंकि उसके सामने एक अद्वितीय सुंदरी खड़ी थी जिसकी प्रशंसा में इतिहासकारों ने कहा है काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक उसके लंबे काले काले बाल मानो काली नागिन सिर से ज़मीन पर लेट रही हो। चंपे जैसी डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी आंखें मद भरे प्यालों जैसी थी। तपे हुए कुंदन जैसा उसका रंग था। वक्ष जैसे किसी सांचे में डाला गया था। पेट जैसे पीपल का पत्ता हो, अंग अंग में जैसे मधु उफन रहा हो। इस प्रकार की उसकी खूबसूरती की व्याख्यान है वो अलग अलग विद्वानों द्वारा की गई है। और महेंद्र जब उसको देखा तो महेंद्र के मुंह से भी निकला, न तो किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति देखी होगी और ना ही किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप पाया होगा। खैर दोनों एक दूसरे को देखते रहे और कुछ बोलना भी भूल गए। महेंद्र की नज़रें मूमल पर गड़ चुकी थी और इसी प्रकार मूमल की नज़रें महेंद्र पर गड़ चुकी थी। गड़ती भी क्यों नहीं, महेंद्र भी कम खूबसूरत नहीं था। उसकी आंखें बड़ी खंजर से थी, चेहरे पे बड़ा तेज़ था और इसके शरीर और बल का कहना ही क्या। लेकिन दोनों एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे की आंखों में समा गए और मूमल ने कुछ देर बाद आंखें झुका ली और महेंद्र को पधारने के लिए कहा। दोनों कुछ देर बैठे, बातें क्या करनी थी क्या नहीं करनी थी दोनों एक दूसरे को देख के भूल चुके थे। लेकिन समय इधर उधर की बातों में चलता रहा और उनको ये भी पता नहीं चला कि कब रात गुजर गई। उधर हमीर खड़ा खड़ा महेंद्र का इंतज़ार कर रहा था कि वो आया नहीं। लेकिन समय का होश महेंद्र को अब नहीं था। सुबह होने पर उसने महेंद्र को बुलाया। महेंद्र बाहर तो आया क्योंकि रात ढल चुकी थी, तारे छिप चुके थे, आकाश में सूरज की सिंदूरी दिखने लगी थी, चिड़िया चहक चुकी थी। ये सब रात से सुबह कब तक होगी दोनों को पता नहीं चला और हमीर इसी कारण बेतहासा हड़बड़ा रहा था कि महेंद्र को क्या हुआ। लेकिन जब महेंद्र आया तो उसके दिमाग में मूमल के सिवा कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी। वो केवल यही कह रहा था, मारी माड्य चाहिए मूमल हाले नहीं अमराने देश, मारी माड्य चाहिए मूमल हाले नहीं अमराने देश। यानी मेरी माड़ देश की मूमल आओ मेरे साथ अमराने अमरकोट में पधारो या मेरे साथ चलो। इस प्रकार हमीर और महेंद्र वहाँ से चलते हैं। यानी अब महेंद्र के दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूमल की तस्वीर बच चुकी थी। दोनों चले, हमीर अपने गंतव्य गुजरात की ओर चले गए और महेंद्र अमरकोट। लेकिन किसी तरह अमरकोट में महेंद्र का दिन तो कट जाता, लेकिन शाम होते ही उसके शरीर में आग सी लग जाती। उसको केवल मूमल और मूमल ही नजर आती। वो जितना अपने मन को समझाता उतना ही उसको दिक्कत ज़्यादा आती, मूमल की याद ज़्यादा आती। उसे एक ये ख्याल रहता था कि मैं वापस लोदरवा कैसे पहुँचूँ, कैसे उस मेड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ूँ, मूमल के दीदार करूँ, क्योंकि अब उसे महल की दीवारें काटने को दौड़ रही थी। इसी उधेड़-बुन में उसने अपने ऊँट देखने वाले रायका रामू को बुलाया और उससे कहा कि अपने टोले में कोई ऐसा ऊँट है जो रात को लोदरवे जाकर सुबह होते अमरकोट वापस आ सके। रामू रायके ने बताया कि चिक्कल नाम का एक ऊँट है जो लंबी मंजिल तय कर सकता है। फिर क्या था, महेंद्र को रास्ता मिल गया। अब उसने अपने रामू के दिए हुए चिक्कल ऊँट को सजाया और महेंद्र अब चिक्कल को लेकर चल पड़ा। उसने लोदरवे का रास्ता पकड़ा। ऊँट भी मानो हवा से बातें कर रहा था और एक पैर रात बीतते बीतते वो महेंद्र है वो लोदरवा पहुँच गया। महेंद्र मूमल से आ मिला, मानो जेठ मास की जलती झुलसती धरती को पावस का पानी मिल गया हो। महेंद्रा की प्याली जैसी बड़ी बड़ी आंखों में नेह उमड़ रहा था। मूमल उस रस की घूंटे पी रही थी और जितना पी रही थी उतनी प्यास उसकी बढ़ती जा रही थी। खैर दोनों रस के सागर में डुबकियां लगाते रहे। महेंद्र ने कोने में पड़ी सितार से मांड राग छेड़ा, मारी जग मिठी ए मूमल, हाँ ए मारी हरियाली मूमल, मारी नाजकड़ी ए मूमल, हाले तो ले चालू मारे देश मारी मूमल। इस प्रकार मूमल को अपने हृदय में संजोए इस प्रकार के गीत गाते महेंद्र है उसकी 3 पहर जब रात बीत गई तो चौखला पर चढ़ा और चिकल पर चढ़कर एड़ लगाई और सुबह होने से पहले पहले वो अमरकोट पहुंच गया। अब ये सिलसिला महेंद्र के लिए रोज़ की बात बन गई, उसकी दिनचर्या बन गई। रोज़ रात पड़े रामू चिकल को सजा कर ले आता और महेंद्र उस पर चढ़ के लोदरे पे पहुँचता, मूमल की मेड़ी में रहता और 3 पैर गए वो वहाँ से लोदरवा से वापस लौटता, मुँह अंधेरे वापस अमरकोट पहुँच जाता। अब केवल और केवल महेंद्र को मूमल ही मूमल दिखाई दे रही थी। वो एक भी दिन उसे देखे बगैर रह नहीं सकता था। इधर महेंद्र विवाहित था, उसके 7 पत्नियाँ थीं और जब लोदरवा से लौटता था तो महेंद्र अपनी सबसे छोटी पत्नी की मेड़ी में आकर सो जाता था।
बाकी 6 पत्नियां इससे बहुत नाराज़ हो गई। उन्होंने अपने सास ससुर से शिकायत की कि तकरीबन 6-7 महीने हो गए, हमने उनसे बात भी नहीं की, न हमसे उनसे मुलाकात की है। ये बात सुनकर छोटी बहू से सास ससुर ने पूछा कि क्या बात है। छोटी बहू ने कहा कि मुझे जिसकी दी जाए उसकी कसम, लेकिन 6-7 महीनों से मैंने भी बात नहीं किए। वो तो दिन होता है तब तक आते हैं, दिन ढलते ढलते आते हैं और आते ही सो जाते हैं, दिन भर सोए रहते हैं, मेरे से कोई बात भी नहीं करते। अब सास ससुर के दिमाग में कोई शक आ गया, उनको शंका होने लगी कि बात कुछ और है। तो सास ससुर ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो क्या कोई अलग बात नज़र आती है। तब वो छोटी बहू बताती है कि जब महेंद्र रात को आता है तो उसके बाद कुछ गीले नज़र आते हैं और उसके बालों से पानी टपकता है। तो विसल देव जो कि महेंद्र के पिता थे, उन्होंने कहा कि आज जब वो आए उसके टपकते बालों के पानी को इकट्ठा करना, एक कटोरे में मुझे देना। दूसरे दिन जब कटोरा के अंदर जो पानी था वो पानी विसल देव को दिया गया। उन्होंने पानी चखा, चखते ही बता दिया यह है पानी काक नदी का पानी है, ज़रूर महेंद्र है वो मुमल की मेड़ी जाता है। ये बात अब से पता चली तो 7 पत्नियां नाराज़ हो गई और उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने ये पता लगाया कि वो कैसे जाता है और किस प्रकार आता है। तब उसे पता चला रामू चिखल ऊँट वो लेके आता है, उसी पर ये जाते हैं। तो रामू के घर पहुंची, उसको मरवाया पिटवाया और चिखल के पांव तोड़वा दिए। इस प्रकार उन्होंने अपना प्रतिशोध कुछ शांत किया। लेकिन शाम होते जब महेंद्र है वो रामू और चिखल का इंतजार कर रहा था, रामू और चिखल नहीं आए तो महेंद्र को बहुत गुस्सा आया और वहाँ पहुँच गया। जब उसने देखा कि रामू के साथ मारपीट की गई है, चिखल के पांव तोड़ दिए गए हैं, तो उसके बहुत बुरा लगा। उसने महेंद्र ने रामू का इलाज कराने का खर्चा देने की बात की और रामू से पूछा क्या रामू कोई उसकी जगह कोई दूसरा ऊँट अपने टोले में है जो उसकी बराबरी कर सके। रामू ने कहा इस प्रकार का कोई दूसरा ऊँट तो नहीं है जो चिखल की बराबरी कर सके, लेकिन हाँ एक ऊँटनी ज़रूर है, यानी टोरडी, छोटी ऊँट की बच्ची जो इस टोले में सबसे अलग है, लाल रंग की है, अलग देखते पहचानी जा सकती है। वो तेज़ बहुत है और आपको ले जा और ला सकती है, लेकिन चित्तल जितनी वो सुलझी हुई नहीं है। खैर ध्यान रखना, चाबुक ऊंचा मत करना, अन्यथा वो चमक जाएगी। एक बार चमक गई तो वो काबू में आनी मुश्किल है, फिर वो जिधर मुँह होगा उधर ही भाग जाएगी। महेंद्र ने लाल टोरडी को देखा और उसको तैयार किया और बैठ के चला। गलती से उसका चाबुक रास्ते में उठ गया। फिर क्या था, जब उसका चाबुक उठ गया तो टोरडी चमक गई और तेज़ भागी। उस वक्त अंधेरा हो रहा था, छिटपिट छींटे गिर रहे थे, रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था और वो टोरडी एक ही दिशा में भाग चली। महेंद्र को काफ़ी दूर जाने के बाद एक झोंपड़ी में दिया जलता नजर आया। उसने बड़ी मुश्किल से टोरडी को काबू में किया और झोंपड़ी के पास जाकर पूछा कि मैं राहगर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, ये कौन सा गाँव है। लोगों ने बताया कि बाड़मेर है। तो उन्होंने कहा बाड़मेर है। तो उसने पूछा लोदरवा कैसे पहुँचा जाए। तो उसने बताया रास्ता, उन लोगों ने रास्ता बताया इस प्रकार से रास्ता देख लो। उन्होंने थोड़ा रास्ते का इशारा किया, लेकिन आगे बढ़ने पर 2 रास्ते थे। महेंद्र एक रास्ते पर बढ़ चला। वहाँ काफ़ी दूर गया तो आगे गांव के लोग एक जगह बैठे रात को चिल्लम पी रहे थे। महेंद्र ने टोरडी रोक कर पूछा कि कौन सा गाँव है। पता चला पुग्गल है। अब महेंद्र के लिए फिर समस्या। उन लोगों ने बताया कि यहाँ बिचौल के पठान है, वो कभी कभी रात को गाँव को लूटने आ जाते हैं, इसलिए वो इतनी रात को बाहर पहरा दे रहे हैं। महेंद्र ने कहा कि मुझे लोदरवा जाना है, रास्ता बताओ। उन्होंने रास्ता बता दिया, लेकिन महेंद्र को लगा कि शायद मैं वापस रास्ता नहीं भटक जाऊं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा कि मुझे थोड़ा रास्ता दिखा दे। उनमें से एक व्यक्ति आगे की ओर बढ़ा। महेंद्र ने उसको हाथ पकड़ तुरंत ऊँचा खींच लिया और टोरडी पर बिठा के रवाना हो गया। वो आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन महेंद्र ने उसको कहा घबराओ मत, मैं जाना पहचाना रास्ता आ जाएगा तो मैं छोड़ दूँगा। इस प्रकार वो आदमी रास्ता बताता गया। जब जाना पहचाना रास्ता आ गया तो महेंद्र ने उसे उतार दिया, आगे चल पड़े। और सुबह होने से पहले पहले जब तीसरा पैर डल चुका था तब मुमल की मेड़ी में दिया जल रहा था और महेंद्र वहाँ पहुँचा। लेकिन आज होनी को कुछ और ही मंजूर था। आज इस प्रेम कहानी को किसी की नज़र लगने वाली थी। घटना कुछ इस प्रकार हुई कि आज ही मुमल की बहन सुमल आई हुई थी और सहेलियों के साथ ये दोनों बहनें खेल रही थी। देर रात तक इनका खेल चला और इस खेल के अंदर सुमन ने पुरुष के कपड़े पहन रखे थे और उसी पुरुष के कपड़ों में ही वो खेलते खेलते सो गई। और जब मुमल सोई तो वो उसके सुमल की छाती पर सो रही थी। जब महेंद्र आया उसने देखा कि उसकी मुमल तो एक दूसरे पुरुष की छाती पे सो रही है या उसके साथ सो रही है, तो उसके हजारों बिच्छू एक साथ डसने जैसी हालत हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस मुमल के लिए वो इतनी यातना, इतनी परेशानियां झेल रहा है, इतना परेशान हो रहा है, उस जिसके सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो ऐसी हो सकती है वो किसी दूसरे पुरुष के साथ सो रही है, धिक्कार है इसी औरत को। तो महेंद्र जिन पैरों आया था उन्हीं पैरों मेड़ी की सीढ़ियाँ वापस उतर गया, टोरडी पे चढ़ के वापस रवाना हो गया। लेकिन उसी हड़बड़ाहट में उसकी चाबुक वहीं गिर गई। सुबह जब मुमल की आँख खुली तो उसने देखा कि आज महेंद्र क्यों नहीं आया, लेकिन उसकी नज़र चाबुक पे पड़ी तो उसे समझ में आ गया
कि महेंद्र आया तो ज़रूर था, लेकिन वो वापस चला गया। उसने जाली में से नीचे देखा, ऊँट के पैरों के निशान साफ नज़र आ रहे थे। उसे यकीन हो गया कि ज़रूर महेंद्र आया था, लेकिन वो गया क्यों, इस बात का उसे पता नहीं चला। खैर रात पड़ी, दूसरे पैर का समय हुआ। श्रृंगार करके मुम्मल मेड़ी की छत पर चढ़कर महेंद्र का इंतजार करने लगी, लेकिन आज महेंद्र नहीं आया। छत पर बैठी मुम्मल की अंगुलियों में एक ही थिरक थी, असल है तालू घर आओ। सितार के तारों पर यह थिरक उसकी बार बार थी, असल है तालू घर आओ, असल है तालू घर आओ। है तालू यानी सच्चा प्रेमी, लेकिन वो सच्चा प्रेमी नहीं आया। इसी प्रकार 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, दिन पर दिन गुजरते गए, लेकिन मुम्मल का इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा था और महेंद्र नहीं आ रहा था। अब तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। उसने गाना शुरू किया, थारी मुम्मल रानी रे उदास, मुम्मल रो बुलाओ रे, असल है तालू म्हारे घर आओ रे, थारा बिना रे धरती धुंधली। इस प्रकार वो खुद धुंधली पड़ चुकी थी। इत्र के कुंपे कांक नदी में उसने उंडेल दिए, दर्पण पर उसने पर्दा डाल दिया, खाना पीना उसने छोड़ दिया, सिर में तेल डाले कई दिन हो चुके थे। उसकी कंचन जैसी जो काया थी वो अब काली पड़ने लगी थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसकी जो सुंदरता थी अब वो कहीं की खो चुकी थी। अमरकोट में उसने चिट्ठी भेजी कि महेंद्र को किसी प्रकार सूचना दी जाए, लेकिन महेंद्र की पत्नियों ने महेंद्र तक सूचना पहुंचने के सारे रास्ते रोक रखे थे और कोई भी चिट्ठी महेंद्र तक नहीं पहुंच पाई। इसी प्रकार मुम्मल ने आदमी भेजकर भी प्रयास किया कि किसी प्रकार महेंद्र से मुलाकात हो सके, लेकिन कोई भी शहरी आदमी है वो महेंद्र तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वहाँ तक घुसने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इसका पूरा बंदोबस्त महेंद्र की 7 पत्नियों ने कर रखा था। आखिरकार एक दिन मुम्मल एक ढोली को किसी तरह महेंद्र के महल तक पहुंचाने में कामयाब हो गई। वो ढोली अपना वेश बदलकर, झूठ बोलकर, इनाम देकर महेंद्र के महल के नीचे आखिरकार पहुंच ही गया और रात भर उसने मांड राग गाना शुरू कर दिया। तुम्हारे बिना सोडा राण ये धरती धुंधली, तेरी मुम्मल रानी है उदास, मुम्मल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ, असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। ये गीत जब महेंद्र के कानों में पड़े तभी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि अब उसके दिमाग में मुम्मल के साथ साथ उस पलंग पर सोया वो आदमी भी उसको नज़र आ रहा था। जिस पुरुष को उसने देखा था उसी दिन उसके दिमाग में मुम्मल है वो निकल चुकी थी। लेकिन फिर भी ढोली को नौकर के साथ उसने कहलाया, मुम्मल से कह दो मैं रूप का लोभी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं वासना का कीड़ा नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चित्र देख लिया, जिसके साथ वो घनिष्ठ प्रेम रखती है वो उसी के साथ रहे, अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जब ढोली ने यह बात मुम्मल को बताई तब मुम्मल को सारी सच्चाई समझ में आई कि उस रात उसने क्या देख लिया था, और उसको ये यकीन नहीं हो रहा था उसके प्रेमी ने, जिससे वो हद से ज़्यादा प्यार करती थी, और उसका प्रेमी वो भी उसे हद से ज़्यादा प्यार करता था, उस पर इस प्रकार का कलंक लगा देगा। लेकिन अब किया जाए, आखिरकार मुम्मल ने खुद वहाँ जाने का फैसला किया और मुम्मल रथ में बैठकर अमरकोट पहुँच गई। महेंद्र को समाचार भेजा गया कि एक बार मिलो, मेरी बात सुनो, तो मैं आपके दिल का वहम निकाल दूँगी। मैं कलंकिनी नहीं हूँ, क्योंकि मुम्मल का महेंद्र के सिवाय कोई दूसरा नहीं है और किसी से संबंध भी नहीं है। महेंद्र ने सोचा शायद मुम्मल पवित्र है, मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। उसने मुम्मल को कहलवाया, मैं सुबह तुमसे मिलने आऊँगा, तुम डेरे में रुको। अब मुम्मल को कुछ आशा बंधी कि अब उसका प्रेमी महेंद्र उसे मिलेगा, लेकिन महेंद्र अब ये जाँचना चाहता था कि मुम्मल उससे कितना प्यार करती है। इस जाँच के लिए उसने अपने एक नौकर को कुछ सिखाकर मुम्मल के डेरे पर सुबह भेज दिया। नौकर रोता पीटता हुआ मुम्मल के डेरे पर पहुंचा और वहां कहने लगा, महेंद्र जी को तो रात में नाग डस गया, महेंद्र जी को तो रात में नाग डस गया और उनकी मौत हो गई। जब इस प्रकार का समाचार नौकर के मुंह से मुम्मल ने सुना तो मुम्मल पछाड़ खाकर गिर पड़ी और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब ये बात महेंद्र को पता चली तो वो भी पागल हो गया और मुम्मल करता दौड़ने लगा। हाय मुम्मल, हमारी प्यारी मुम्मल, हाय मुम्मल, हमारी प्यारी मुम्मल करता करता पागलों की तरह उस वीरावान में दौड़ता रहा और ऐसे ही वो मुम्मल करता हुआ इस दुनिया से विदा हो गया, रुखसत हो गया। इस प्रकार राजस्थान की इस धरारी धरती की ये अमर प्रेम गाथा अधूरी रह गई। आज भी जैसलमेर के पास लोदरवा में काक नदी के किनारे आज भी मुम्मल की मेड़ी खड़ी हुई है। ये मेड़ी मुम्मल और महेंद्र के प्यार और बलिदान की मूक दास्तान आज भी सुना रही है।